ओम अंगीराय नमः। इसी के साथ आप सभी लोगों का स्वागत है इस थर्सडे लाइफ में। हर थर्सडे लाइफ की तरह इस थर्सडे लाइफ में भी हम कुछ ना कुछ चर्चा जरूर करेंगे। अगर आप लोग भी हमारे साथ जो यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, अगर आप लोग भी हमारे साथ थर्सडे लाइव में जुड़ना चाहते हैं, जूम मीटिंग पर जुड़ना चाहते हैं या अपनी कुंडली प्रेडिक्ट कराना चाहते हैं या हमारे साथ योग चर्चा पर डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ astroangira.in हमारी वेबसाइट पर जाना है। वहां जाकर थर्सडे फ्री लाइफ प्रेडिक्शंस को बुक करना है। जब आप ये बुक कर लेंगे तो आपको एक जूम मीटिंग मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप के द्वारा और आपको जोड़ लिया जाएगा। अब इसके बाद ये होगा कि आपको थर्सडे के टाइम जिस समय हम लाइव होंगे उस समय आपका जूम मीटिंग पर लिंक आ जाएगा। तो वो लिंक आते ही आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली प्रेडिक्ट करा सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग नहीं जुड़ना चाहते वो वहां जाकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें कि आपकी कुंडली पर हम चर्चा कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली कंप्यूटर द्वारा चुनी जाती है तभी, वरना कुछ कुंडलियां हैं जो चुनी जाती हैं, कुछ कुंडलियां हैं जो नहीं चुनी जाती। इसलिए हर थर्सडे को आप प्रयास करें कि आप हमारे साथ थर्सडे लाइव में जुड़ सकें और इस थर्सडे लाइव में आप लोगों से रूबरू होकर मुझे बहुत खुशी होती है। तो आशा करते हैं कि आप थर्सडे लाइव में, अगले थर्सडे लाइव में और ज्यादा व्यक्ति जुड़ेंगे इस थर्सडे लाइव से भी। तो आज हम आप लोगों की कुंडली नहीं प्रिडिक्ट करने वाले। क्यों नहीं करने वाले, इसका एक कारण बता देता हूँ। वो जो अपॉइंटमेंट बुक हुई ही थी, जो हमारी वेबसाइट में अपॉइंटमेंट बुक हुई हुई थी, वो अपॉइंटमेंट पर चर्चा नहीं हो पा रही। मतलब जो कुंडलियां हमारे पास कंप्यूटर द्वारा चुनी गई थी, उन कुंडलियों पर पिछली 2-3 थर्सडे से हम प्रेडिक्शंस नहीं दे पा रहे हैं। तो आज हम आपकी कुंडली नहीं लेंगे, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ पहले ही। आज हम उन्हीं चुनिंदा कुंडली पर चर्चा करेंगे। अब इस चर्चा में आपके लिए फायदा ये है कि आपको समझने को मिलेगा कि कुंडली को प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं, कुंडली में वो क्या योग हैं जिसके कारण व्यक्ति कोई उस व्यक्ति की ऐसी नेचर होती है या जो भी है। तो आप हम शुरू करते हैं आज की सबसे पहली कुंडली के साथ। ये है हमारे पास अमित जी। ये हमारे पास चंबा से इनकी कुंडली आई है, मतलब थर्सडे लाइव पे इन्होंने बुकिंग की थी। उनकी कुंडली पर हम आज प्रेडिक्शंस करने जा रहे हैं। इनको साथ ही साथ कुछ रेमेडीज एंड कुछ चीजें हम बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि आपका जो चंद्र है वो मूल नक्षत्र में, मूल नक्षत्र चरण 3। अब ये इतना सा समझ लें इस नक्षत्र का कि ये नक्षत्र आप गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुए। अब मूल नक्षत्र मतलब केतु देव का नक्षत्र, और चंद्र केतु देव के नक्षत्र में होने के कारण एक कॉमन सी प्रॉब्लम जरूर आती है, वो है आपको रात को नींद ना आना। साथ ही साथ आपको टेंशन डिप्रेशन वाली स्थिति हो जाना। ये कॉमन सी चीज चंद्र जब भी केतु देव के नक्षत्र में होता है, ऐसा होता ही होता है। अब गंडमूल का उपाय आप जरूर करा लें, सबसे पहली मेरी हिदायत आपको यही रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम चर्चा करते हैं एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में। वो है कि राहु देव इनके दूसरे भाव में है, चंद्र देव छठे भाव में है और केतु देव इनके अष्टम भाव में है, बृहस्पति देव नौवें भाव में है, 10वें भाव में इनके शुक्र देव और शनि देव हैं, 11वें भाव में इनके सूर्य बुध और मंगल देव है। अब सिंपल सी एक चीज जो हमें समझ आती है कि इनका कर्क लगन है, धनु राशि है। ये एक जनरल सा ओवरव्यू आपको अपनी कुंडली के बारे में मिल गया। अब आप इतनी सी बात समझें कि राहु दूसरे घर में जब भी होता है, उसके अगर शत्रु 6th हाउस में आ जाते हैं, तो वो व्यक्ति की माता जो है वो बहुत ज्यादा कष्ट में रहती। और कई केसेस में हमने ये भी पाया है कि व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है, उसकी जो मदर होती है वो मर जाती है। ये एक कॉमन सी चीज है। साथ ही साथ राहु देव जो 2nd हाउस में है,
ये सेकंड हाउस में राहु देव आपके जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ बैड सोसाइटी में, बैड एक्टिविटीज में पड़ जाते हैं और बेशुद्ध होकर कोई कार्य करने लग जाते हैं। इस कार्य के कारण आपको कोर्ट केस भी आपके ऊपर हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं केतु देव अष्टम भाव में। यहाँ केतु देव अपार, मतलब कितना बोलूं, इससे ज्यादा हार्ड वर्किंग व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग ये व्यक्ति होते हैं। जुपिटर इन नाइन्थ हाउस, जुपिटर इन नाइन्थ हाउस में हम ये बोलते हैं कि इस व्यक्ति के हाथ में एक शफा होती है। मतलब ये व्यक्ति जिसको भी कोई सलाह देगा, कोई मेडिसिन देगा या राय देगा, वो व्यक्ति की राय, दवाई, उपाय उस व्यक्ति के बहुत काम आने। इसके हाथ में उस चीज की शफा है। जुपिटर 9 में अमूमन ऐसा चीज होती है। अब इस चीज पे हिदायत ये दी जाती है कि आप अंडा, मांस, मछली, दारू का सेवन मत करें। शुक्र देव और शनि देव 10वें भाव में, मतलब करेक्टर फ्लो। अब करेक्टर फ्लो को संभालना आपको आना चाहिए, क्योंकि शुक्र इस घर में करेक्टर फ्लो देता है और वो करेक्टर फ्लो आप किस हिसाब से संभाल सके वो आपके ऊपर है। सूर्य, बुध और मंगल 11वें भाव में, ये यहाँ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स देगा आपको। फ्रेंड्स से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही होंगी, अच्छा फायदा नहीं होगा। अमूमन ऐसे व्यक्ति के जो फ्रेंड्स होते हैं वो उस व्यक्ति का फायदा जरूर उठाते हैं और ऐसा व्यक्ति अपने दोस्तों पर पैसे जरूर खर्चता है और फाइनेंशियल स्थिति में प्रॉब्लम आती है। इस चीज का ध्यान रखें। अब जनरल सा मुझे आपकी कुंडली जो है, इस कुंडली को देखकर मुझे ये समझ आ रहा है कि आपके लिए जो बेस्ट स्ट्रीम है वो मेडिकल स्ट्रीम है। मेडिकल स्ट्रीम का कारण मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज शनि, मैंने एक सिंपल सा नियम बताया था, शनि अगर 4 है या 10 है तो उस व्यक्ति के लिए मेडिकल में होना बहुत जरूरी है। अगर वो मेडिकल में नहीं होता है तो उसके घर के व्यक्ति धीरे धीरे कर कर बीमार होने लग जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपके जुपिटर 9th है, जुपिटर 9th अगर किसी व्यक्ति के होता है तो उस व्यक्ति को या तो डॉक्टर या फिर टीचिंग, इन दोनों में से किसी एक फील्ड में जाना चाहिए। टीचिंग फील्ड में भी आप जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर फील्ड आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। साथ ही साथ मंगल और बुध का योग है। मंगल बुध के योग में अमूमन ऐसा व्यक्ति दवाइयों की, मतलब मंगल बुध एंड सूर्य का कॉम्बिनेशन है, तो उसमें ऐसा व्यक्ति दवाइयों की अच्छी खासी नॉलेज रखता है कि बीमार हो रहे हैं तो ये कर लो। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति के पास नुस्खे भी होते हैं, इंटरेस्ट थोड़ा उस लाइन में होता है, तो हम हिदायत देते हैं कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए। ये एक जनरल सा ओवरव्यू है कि आपकी जो करियर स्ट्रीम है वो आपको मेडिकल लाइन चुननी चाहिए। इसके बाद राहु 2 है तो आप नाइट आउट ना करें। नाइट आउट करोगे, आवारा गर्दी करोगे, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा घूमोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है और वो प्रॉब्लम के कारण बहुत सारी चीज आपकी जिंदगी में धीरे धीरे खराब हो जाएगी। पैसे के लिहाज से बोलूं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आपको आएंगी ही आएंगी। और अगर आपकी नमाज की बात करें तो आपके नमाज में भी बहुत अच्छे ग्रह विराजमान नहीं है। ये देखिए अमित जी, आपकी कुंडली मैंने देख ली है। आपको कुछ हिदायत देना चाहता हूँ। सबसे पहले कि आप अपने यारों दोस्तों के साथ ज्यादा मत घूमें, ज्यादा किसी के प्रति अपनी लाइफ में फीलिंग्स मत रखें। साथ ही साथ जो आप किसी भी काम में
फोकस नहीं कर पाते, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अगर काम में, वो छोड़ दें। और आपके लिए हिदायत एक सिंपल सी चीज़ है, वो हम यही देते हैं कि आप मेडिकल लाइन से जुड़ें। अब 2 मिनट आपका हम साथ ही साथ क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका? इनका क्वेश्चन जो मेनली है वो ये है कि मुझे नौकरी कब मिलेगी? तो आपको नौकरी जो मिलेगी वो आपकी योगिनी दशा की अगर हम बात करें तो आपकी योगिनी दशा जो है वो अभी अनुकूल नहीं चल रही है। महादशा और अंतर्दशा का अगर हम फेर चेक करें तो वो भी अभी आपके लिए अनुकूल नहीं है 2026 तक। साथ ही साथ एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, आपने इसमें एक और चीज़ मेंशन की है कि आप मेडिकल लाइन से ही जुड़े हुए हो। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए, मतलब हम जो स्ट्रीम निकाल रहे थे, वो स्ट्रीम में आप पहले ही हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप मेडिकल स्ट्रीम में हो, अब हमने आपको मतलब 2026 तक आपको कहीं भी सफलता नहीं मिलने वाली है। मतलब वो चाहे किसी भी एरिया में हो, किसी भी तरह हो, आपको 2026 तक जॉब नहीं मिलेगी। 2 साल के लिए आपका थोड़ा-सा टाइम पीरियड जो है वो ठीक नहीं है। 2026 के बाद आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमैटिकली मिल जाएगी। ये एक छोटे से उपाय कुछ कर लें। सबसे पहली चीज़ ये है कि शिवलिंग पर 40 दिन लगातार दूध चढ़ाएँ, उसमें थोड़ा-सा शहद, चावल और बेलपत्र के साथ। दूसरा उपाय आपके लिए ये रहेगा कि आप कच्चे कोयले जल पर हवा करें एंड साथ ही साथ रात को सोते समय, बुधवार की रात को सोते समय एक 200 ग्राम जौ लें, एक काँच के बर्तन में दूध भरें, उसके अंदर जौ रख दें, मतलब वो आप पूरी रात आपके सराहने ही रहेंगे। अब जब आप सुबह उठेंगे तो वो जौ ऑटोमेटिकली फूल जाएँगे। आपको वो जौ और उसमें थोड़ा-सा अगर दूध बच जाए, तो वो आपको अगले दिन जल प्रवाह करना है। किस दिन? थर्सडे के दिन। ये उपाय आपके राहु देव के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं आज की अगली कुंडली के बारे में। अमित जी की कुंडली अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी थी। कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राहु दूसरे में और चंद्र छठे में, ये दोनों स्थिति बहुत खराब है। और इसी समय शनि देव और शुक्र देव 10वें भाव में आ जाते हैं, तो जो छठे घर का ग्रह होता है, वो 10वें घर को चोट मारता है। ये लाल किताब का एक कॉमन सा नियम है। अब इस नियम के कारण चंद्रदेव, शनि देव और शुक्र देव को आपके करियर स्ट्रीम में प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। राहु देव, चंद्र देव को प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। और जो 11वें घर में आपके सूर्य देव, मंगल देव और बुध देव बैठे हैं, मतलब हम एक तरह से बोलते हैं कि मंगल और बुध की युति क्या होती है? मंगल की और बुध की युति होती है शनि नीच, शनि राहु स्वभाव। अब शनि राहु स्वभाव जब सूर्य देव के साथ विराजमान है, तो वो सूर्य देव को कभी जिंदगी में अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। मान सम्मान समृद्धि में प्रॉब्लम्स देंगे। अब इस प्रॉब्लम्स के कारण बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको फेस करनी पड़ेगी। इसलिए एक हम सिंपल सा उपाय आपको बोल देंगे कि एक चांबे तांबे का चौकोर टुकड़ा लें, उसे आप मिट्टी में दबाएं। 4 संडे आपको ये उपाय करना है। इससे बहुत हद तक आपको सूर्यदेव को रिलीफ मिल जाएगी और फाइनेंशियली स्थिति में भी बहुत हद तक आपको निवारण मिलेगा। अब हम बात करते हैं अगली कुंडली के बारे में। तो अगली कुंडली जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमांशु जी। हिमांशु जी ये हैं अ, पटना बिहार से, और इनकी अगर हम, ये उनकी कुंडली है। अब इस कुंडली में आप सिंपल सी चीज देखें, कन्या लगन है। और दूसरी चीज ये है कि इनका रेवती नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र जो होता है ये भी एक गंडमूल नक्षत्र है, बुधदेव का नक्षत्र है और 27वां नक्षत्र है। चंद्रदेव रेवती नक्षत्र में है। अब रेवती नक्षत्र बुधदेव का नक्षत्र है, तो आपको सबसे पहले तो गंडमूल का उपाय कराना है। अगर गंडमूल का उपाय नहीं कराते हो तो प्रॉब्लम्स आएंगी। सबसे पहली चीज, और ये हिदायत है कि गंडमूल का उपाय करा लें। अब कुंडली पर आते हैं, तो कुंडली में हम ये देखते हैं कि कन्या लगन है,
राहु देव सेकंड हाउस में है, चंद्रदेव सप्तम भाव में है, केतु देव अष्टम भाव में है, गुरुदेव नाइन्थ में है। कट टू कट एक चीज देखे तो राहु देव सेकंड हाउस में, पिछली कुंडली में भी सेकंड हाउस में ही थे। गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव इसमें भी नाइन्थ में है, उसमें भी नाइन्थ में थे। सूर्य शनि का योग है, शुक्र बुध का योग है। अब सूर्य शनि का योग, जो ये योग है, ये योग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सबसे पहली चीज, सूर्य शनि का योग मतलब मंगलबद्ध। मैं आपको एक सिंपल सी चीज है, राहु सेकंड हाउस में मैंने एक चीज बोली थी कि ऐसा व्यक्ति ना समय के साथ उसकी एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वो जेल जरूर जाएगा। तो ये व्यक्ति जेल जरूर गए हैं, ये मेरी शर्त है कि ये जरूर गए हैं जेल एक बार। दूसरी शर्त ये है कि या तो इनकी शादी नहीं हुई, या इनका डाइवोर्स पक्का हुआ। ये हम बाद में जब क्वेश्चन इनका होगा तो उसमें हम चेक कर ही लेंगे कि उनके क्वेश्चन क्या था। इसके बाद हम बात करेंगे चंद्रदेव सप्तम भाव में बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि ये घर जो है ये बुध और शुक्र का घर है। चंद्रदेव यहाँ शादी के बाद जब जागते हैं तो ये जागने के बाद सबसे पहले पैसे के लिहाज से तंगी शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक व्यक्ति को प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती ही आती है। शुक्र और बुध 12वें घर में, 12वें घर में बुध का होना बहुत अशुभ है। शुक्र का साथ होना एक अलग बात है, लेकिन बुध और शुक्र 12वें घर में मतलब आपका मसनूई सूर्य 12वें घर में। अब सूर्य 12वें घर में क्या है, पराई आग के कारण जलकर मरे। पराई आग मतलब दूसरों के पंगे में आना। और मंगल लगन में है मतलब ऐसा व्यक्ति मांगलिक है, और ऐसे व्यक्ति को गुस्सा भी बहुत आता है। अब ये गुस्से के कारण एक सिंपल सी चीज है जो कि मुझे, अब ओवरऑल सिम्टम चेक करें आप तो आपको समझ आएगा। सेकंड हाउस राहु मतलब जेल जाने के योग, मंगल लगन में मतलब ऐसा व्यक्ति गुस्सैल भी होगा। सूर्य शनि का योग मतलब मंगल बध और राहु नीच, मंगल नीच। एक और स्टैंप मिल गई कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सैल है। शुक्र और गुरु, शुक्र और बुध का योग, शुक्र और बुध का योग 12वें घर में मतलब ऐसे इंसान की कहीं ना कहीं बुद्धि साथ नहीं देती, चंद्र खराब है। केतु कहाँ है, केतु है अष्टम भाव, केतु अष्टम मतलब दिमाग तो कम चलाएंगे लेकिन काम ज्यादा करेंगे। और बेफजूल का बोलना ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा हानिकारक है। मतलब ऐसा व्यक्ति, ये जिस व्यक्ति की कुंडली है, मुझे थोड़ा सा ऐसा शक है ये व्यक्ति एक बार तो जेल जरूर गए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये व्यक्ति थोड़े दादागिरी वाले टाइप है। तीसरी चीज, इस व्यक्ति के जीवन में मेजर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। अब इनका केपी चेक कर लेते हैं, 2 मिनट दशा चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है जी। तो हिमांशु जी का सवाल ये था कि मेरी शादी नहीं हुई। मैंने बोला ही था कि ये क्वेश्चन इनका जरूर है। मेरी शादी नहीं हुई है, साथ ही साथ मेरी जिंदगी में मेरी माता ने साथ नहीं दिया, मेरे पिता ने साथ नहीं दिया। मैं एक बार जेल भी जाकर आ चुका हूं। क्या मेरी कुंडली इतनी खराब है कि मेरी जिंदगी में कोई सुख था ही नहीं? कुछ कुंडलियां ऐसी
सामने आ जाती हैं, जिनको हम देखकर कई बार दुःख होता है कि अब इतनी खराब कुंडली कि अगर कुछ थोड़े से उपाय स्टार्टिंग में हो जाते, मतलब इनकी एज ये इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1976। 1976 के इनका बर्थ है, मतलब इनकी ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा जिंदगी खत्म हो चुकी और आधी से ज्यादा जिंदगी में ऐसे व्यक्ति ने सब कुछ झेला है। व्हाट्सएप पे अगर हम इनकी चैटिंग दिखाएं तो वो चैटिंग क्या बोले, बस बहुत रोए ये हमारे साथ कि क्या मेरी कुंडली में इतने बुरे योग थे, क्या इतना सब कुछ। तो हम एक चीज बोलते हैं कि कुछ उपाय अगर कर लिए जाएं बचपन में 12 साल के बाद, क्योंकि 12 साल से पहले हम नाबालिग कुंडली बोलते हैं, 12 साल के बाद कुछ उपाय कर लिए जाएं, जिसे इनका राहु का उपाय हो जाता और हम बता देते, हिदायत दे देते कि इस समय से इस समय अपनी छत को मत छेड़ें, अपनी इलेक्ट्रॉनिक चीज का सामान दें, ध्यान दें। साथ ही साथ इस तरफ से प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम्स में मत फंसे, यार दोस्तों के साथ ज्यादा मत में अपने गुस्से को कंट्रोल करें, मंगल का उपाय करें। तो वो चीज बहुत ज्यादा इनको फायदा देती है, लेकिन वो फायदा नहीं दिया, वो उपाय नहीं हुए, तो आज कुछ ना कुछ बुरे परिणाम झेलने को नहीं मिलते। मेरे पास अक्सर ऐसी कुंडली आ जाती है जिसे अब क्या बोलूं मैं, दिल तो मेरे हाथ में कुछ होता, भगवान ने अगर कुछ भी मुझे दिया होता, मैं तो कुछ ना कुछ तो कर ही देता। क्योंकि लोग एस्ट्रोलॉजर्स पर आके ना यूं समझते हैं कि वो किसी ना किसी भगवान पर है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपके बारे में बातें हर एक चीज एक्यूरेसी के साथ बता रहा है, तो वो ये समझते हैं कि हम किसी भगवान के पास आए। लेकिन आप किसी भगवान के पास नहीं आए, हमने एक भगवान की किताब है उससे पढ़ाई की है, जिसके कारण हम कुछ बता पाते हैं आपके बारे में। ज्यादा कुछ हम नहीं कर सकते, भगवान के हाथ में है। हम आपकी किस्मत ना ही लिख सकते हैं, ना ही बदल सकते हैं। आपका कब हमारे पास आना, हम आपके उपाय बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते, ये भी भगवान लिखा होता है। भगवान अगर चाहते हैं कि कोई व्यक्ति इस समय उसकी ग्रोथ हो सकती है, तो वो किसी व्यक्ति को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जरूर भेज देता है। अगर किसी व्यक्ति की ग्रोथ नहीं होनी, तो भगवान ही नहीं चाहता कि वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, कि कोई एस्ट्रोलॉजर उसके कोई अच्छे उपाय कराए और वो व्यक्ति आज अच्छे मुकाम पर पहुंचे। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगले थर्सडे लाइव में आप भी हमारे साथ जुड़े, साथ ही साथ अगले थर्सडे लाइव में हम कुछ विशेष टॉपिक्स पर बात करना। जो टॉपिक्स का नाम मैं अभी बता देता हूँ आपको। टॉपिक का नाम ये रहेगा कि कुंडली में ऐसे कौन से योग है जिसके कारण मैरिज लाइफ डिस्टर्ब ही रहेगी, पहला योग चर्चा। दूसरे योग चर्चा जो हम करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि किसी व्यक्ति की करियर स्ट्रीम अगर जाननी है, तो बुध के भेद से हम करियर स्ट्रीम कैसे जान सकते हैं। अब लाल किताब का मेनली पूछा जाता है कि बुध के भेद से आप बता दीजिए, वो सबसे इजी रहेगा। क्योंकि अगर मैं वैदिक से बताऊं तो मुझे आपको दशमांश चेक करना पड़ेगा, आपका कौन सा ग्रह प्रबल है वो चेक करना पड़ेगा। तो लोग आजकल बहुत सारी चीजें सिंपल चाहते हैं। तो मेरा एक वीडियो भी है कि बुध के भेद से जाने अपनी करियर स्ट्रीम। तो वही हम अगले थर्सडे पे उस विषय के बारे में चर्चा करेंगे कि बुध के भेद से आप कैसे जान सकते हो कि आपकी जिंदगी कैसे रहने वाली है, आपकी करियर स्ट्रीम क्या रहेगी, आपको कौन सा ग्रह है जो कि सबसे ज्यादा आपके दिमाग के अंदर प्रभावित है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मतलब अगले थर्सडे लाइव में।
तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।